नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साइबर अर्न में। और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर ये वर्चुअलाइजेशन है क्या। मतलब ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ये आपको ये अलाउ करता है कि आप एक फिजिकल सिस्टम पर, आपके फिजिकल कंप्यूटर पर, हार्डवेयर पर आप मल्टीपल सेपरेट सिस्टम को आप रन कर सके, वो भी सेम टाइम पे। फिर उन्हें वर्चुअल मशीन कहा जाता है। तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन में हर एक वर्चुअल मशीन को अपना एक वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, वर्चुअल स्टोरेज को एलोकेट किया जाता है। और कभी-कभी इनमें वर्चुअल नेटवर्क कार्ड्स को भी एलोकेट किया जाता है। और ये सभी ये कंट्रोल करता है, ये सब कुछ सिमुलेट किया जाता है एक हाइपरवाइजर के द्वारा। मतलब जो जिस इस सिस्टम पर ये रन होगा, उसे एक हाइपरवाइजर के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाएगा। तो वीएम को क्या लगता है, वीएम को मतलब एक हर एक वर्चुअल मशीन को लगता है कि वो एक अपना खुद का हार्डवेयर पर रन कर रहा है। लेकिन असल में वो एक इल्यूजन है जो कि ही किया गया है ये हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है और इस पर बहुत सारे अलग अलग वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, वो भी एक ही टाइम पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत क्या है। तो इसका पहला कारण यह है कि ताकि आपको अच्छा सा हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मिल सके। मतलब अगर आप चाहे तो आप अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग ओएस को अलग अलग हार्डवेयर पर चला सकते हैं। आप बहुत सारे डिस्ट्रोस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप रन करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे हर हर एक सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप एक सेपरेट मशीन को यूज करेंगे, तो आप पहला तो आप बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि आप हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप एक 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 हार्डवेयर, एक एक कंप्यूटर को आप एलोकेट कर रहे होंगे। और उसके ऊपर से पावर का भी, उनको पावर करने के लिए भी बहुत सारा पावर लगेगा, एनर्जी लगेगा उनको पावर करने के, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। और क्या होगा कि आपका जो हार्डवेयर का जो यूटिलाइजेशन है, मतलब आप दे रहे हैं, ठीक है, आप एक हार्डवेयर दे रहे हैं, ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन क्या आप जो अमाउंट ऑफ मनी आप उन पर खर्च कर रहे हैं, क्या आप हर टाइम उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मतलब हाँ, आप हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग हार्डवेयर आपने दे दिया, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन आपने हर सिस्टम के लिए जो पैसा आपने खर्च किया है, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पर वो पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे। 100% छोड़िए, ज्यादातर वो आइडियल पर ही रहेगा अगर आप उसे यूज ना कर रहे हैं। तो ये कारण है कि आप भट की एक वर्चुअलाइजेशन को किया जाता है कि एक ही जो सर्वर है, मतलब एक ही जो हार्डवेयर है, वो मैक्सिमम टाइम तक मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाए। और आप उस पर 5 10 या फिर उससे भी बहुत ज्यादा सिस्टम को एक ही टाइम पर रन कर सकते हैं, वो भी कम अमाउंट ऑफ पावर को। मतलब उसे उस मशीन को जितना फिजिकली पावर, मतलब मिनिमम पावर लगेगा, जो उसका पावर का रिक्वायरमेंट्स है, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन आप वो बहुत ही कम होगा
कंपेयर टू आप बहुत सारे सिस्टम हार्डवेयर को एक साथ चल चल रहे हैं। तो ये एक पहला रीजन है हर वर्चुअलाइजेशन करने का। दूसरा है कि कॉस्ट सेविंग। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि कम आपके पास कंप्यूटर्स होंगे, कम हार्डवेयर होगा, कम सर्वर्स होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और कम कूलिंग भी बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप पावर यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी जाएगा, कंप्यूटिंग के बाद वो हीट एनर्जी के तौर पर निकलेगा और आपको तो उसे कूल करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हार्डवेयर का कॉस्ट भी कम होगा। और एंटरप्राइज में ये एक बहुत ही अच्छा वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उसे यूज किया जाता है वर्चुअलाइजेशन को, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर के लिए जो ज्यादातर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, वो तो या तो वो सस्ते होते हैं या फिर वो फ्री होते हैं। लेकिन जो एंटरप्राइज जो यूज करता है वो उनके लाइसेंसिंग का कॉस्ट भी आता है, उनका लाइसेंसिंग का कॉस्ट पर कोड के अकॉर्डिंग आता है। तो अगर सीपीयू का काउंट कम होगा, अगर कोर्स के काउंट्स भी कम होंगे, तो उनका जो लाइसेंसिंग का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा। इसीलिए ये जो कम सर्वर्स होना कम कम सर्वर्स होना बेटर है बहुत सारे सर्वर्स होने से। तो उसमें लाइसेंसिंग का भी कॉस्ट बचता है। हम- तो और जो तीसरा है वो है आइसोलेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक एक जो वर्चुअल मशीन है वो आइसोलेट है एक दूसरे मशीन से, दूसरे वर्चुअल मशीन से। मतलब अगर आपके किसी वर्चुअल मशीन पर कोई वायरस आ गया या फिर आप कुछ चीज टेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐप आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आप टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर आप या फिर आप क्या किसी और भी कारण की वजह से आपके एक वर्चुअल मशीन पर मैलवेयर आ गया, वायरस आ गया, तो उससे क्या होगा, आपका वो वर्चुअल मशीन जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन आपके जो दूसरे वर्चुअल मशीन रहेंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारे के सारे आइसोलेटेड है, उनमें तो कुछ भी नहीं होगा। आप बस उस इन्फेक्टेड वर्चुअल मशीन को या तो अगर आपने रिस्टोर पॉइंट बना कर रखा है तो आप रिस्टोर कर लीजिए, या फिर सिंपली उसे डिलीट कर लीजिए और फिर से एक नया बना लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आइसोलेट है तो सारा ये फैलेगा भी नहीं उसी वर्चुअल मशीन के बाहर। और क्रैश भी कर जाए तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक सेपरेट मशीन है ना, मतलब सेपरेट वर्चुअलाइज सिस्टम है ना, इसलिए। और नेक्स्ट है इजी बैकअप और क्लोनिंग करने के लिए। तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है स्नैपशॉट का। मतलब आप जिस भी पॉइंट पर चाहे उस पॉइंट पर आप एक स्नैपशॉट को बना सकते हैं और या फिर आप उस वर्चुअल मशीन को क्लोन कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आप उस पिछले स्नैपशॉट पर रोल बैक कर सकते हैं। आपका जो भी उस स्नैपशॉट के बाद से जो भी आपका जो काम था वो तो आपका चला जाएगा, लेकिन स्नैपशॉट के पहले जो भी था उस स्नैपशॉट में वो सारा का सारा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने एक वर्चुअल मशीन को बनाया और उनका बहुत सारे क्लोन बना लिए, वर्चुअल मशीन क्लोन 1, क्लोन 2, क्लोन 3 ऐसे बना लिए, और एक एक वर्चुअल मशीन पर अलग अलग आप सिस्टम प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो ये इसमें टाइम भी बचता है, क्योंकि अगर आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल मशीन को क्लोन करते हैं, वो समय बचाएगा आपका, कंपेयर टू आप उतने ही सारे
अलग अलग वर्चुअल मशीन को बना रहे हैं मैनुअली, हर एक में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए टाइम तो लगेगा। तो उस केस में आपका टाइम भी बचेगा। और ये क्या देता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अगर आप चाहे तो विंडोज में लिनक्स मतलब लिनक्स पर आप विंडोज चला सकते हैं, लिनक्स और मैक ओएस पर लिनक्स को चला सकता है, या फिर लिनक्स को विंडोज के ऊपर चला सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल ओएस को, मल्टीपल टाइप को ओएस को आप और मल्टीपल वर्जन्स को आप सेम मशीन पर वर्चुअलाइज करके चला सकते हैं। आप टेस्ट एनवायरनमेंट बना सकते हैं, आप होम लैब बना सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब आपने बना लिया कि आप चाहते हैं कि आप लिनक्स यूजर है और आप चाहते हैं कि विंडोज को यूज करना, तो आप सिंपली वर्चुअलाइज कर लीजिए विंडोज को। या फिर आप मैकओएस यूजर है, आप चाहते हैं कि लिनक्स को यूज करना, तो आप कर लीजिए वर्चुअलाइज करके। या फिर आप एक ही सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग वर्जन्स को आप यूज करना चाहते हैं, तो कीजिए वर्चुअल वर्चुअलाइजेशन की मदद से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट टेस्ट एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने बताया, होम लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर इमेज पर दिया है कि बेटर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन ओएस चल रहे हैं, आपको आइसोलेशन दे रहा है, इजी बैकअप है, क्लोनिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। मतलब अगर कोई चीज है तो उसका प्रोस भी रहेंगे, उसका कॉन्स भी रहेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन के प्रोस एंड कॉन्स को एक बार देख लेते हैं। तो प्रोस जो है वो मल्टीपल ओएस को आप एक सिंगल मशीन पर रन करवा सकते हैं, बहुत अच्छे। स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन देता है अलग अलग सिस्टम के अंदर। मतलब आपके बहुत सारे वर्चुअल मशीन है और आपका एक वर्चुअल मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, क्रैश कर गया, तो उस केस में आपका बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्चुअल मशीन होंगे उन पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है इजी बैकअप एंड इजी टू बैकअप एंड रिस्टोर। आप सिंपली बैकअप कर लीजिए और बाद में जरूरत पड़ने पर उसको रिस्टोर कर लीजिए। और इजियर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने बताया कि आप किसी प्रोग्राम को या फिर एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप डेवलपमेंट एक एक एनवायरनमेंट चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप फिजिकल मशीन पर आप उसे प्राइमरी सिस्टम पर उसे रन करवाए, तो आप वर्चुअलाइजेशन की मदद से उसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप उसे यूज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हार्डवेयर का भी कॉस्ट बचता है। और एक आप सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट भी आप पा सकते हैं अगर आप कोई ऐसा सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हाइपरवाइजर और जैसे प्रॉक्समॉक्स या फिर VMware के जो ESXi है, तो आप उनको सेंट्रली उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप क्या यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये सारे फीचर्स हैं। और जो अब आते हैं इसके कॉन्स के बारे में, कि कॉन्स जो है वो है कि इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सीपीयू होना जरूरी है, और उसमें वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट भी रहना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कमजोर सिस्टम पर रन कर जाए, मतलब कर ही सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रन नहीं करेगा, लेकिन वो स्लो रन करेगा या फिर लैग करेगा, या फिर वो अनस्टेबल होगा। और इसलिए स्ट्रॉन्ग सीपीयू होना जरूरी है, जिसका कोर काउंट भी ज्यादा हो, या फिर उसका जो क्लॉक स्पीड जो है पर कोर क्लॉक स्पीड वो ज्यादा हो तो अच्छा है, ये रिकमेंडेड है।
और वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट भी आपके सिस्टम पर जरूरी है, मतलब आपके फिजिकल सिस्टम पर। अगर आपका फिजिकल सिस्टम जो वो है वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता तो या फिर इनेबल नहीं है, तो आप उस पर वर्चुअलाइजेशन कर नहीं सकते। उसके लिए वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आपको सीपीयू और सीपीयू भी स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, मतलब रिकमेंडेड है। और वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट होना ही चाहिए। विदाउट वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट आप उसमें वर्चुअलाइजेशन नहीं कर सकते। और इसका एक और प्रॉब्लम है कि इसमें ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट्स है। मतलब आप सिंगल सिस्टम पर इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पर चला रहे हैं, तो उसमें रैम की जरूरत तो ज्यादा पड़ेगी ही, लेकिन ये आपको सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू बहुत सारे सिस्टम से। बहुत सारे रैम्स आपने लगाया है तो उससे तो ये सस्ता ही पड़ेगा। और ये जो है कि ये थोड़ा सा स्लो है। ये मतलब मॉडर्न सिस्टम पर अगर आपने फास्ट एनवीएमई पर और फास्ट प्रोसेसर पर आपने इसे यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रैम, मतलब एक अच्छा साइज रैम साइज देकर, अच्छा डिस्क स्पेस देकर, वर्चुअलाइज जो डिस्क स्पेस है, तो ये आपको शायद फील ना हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है तो आपको ये स्लो लग सकता है कंपेयर टू बेयर मेटल सिस्टम के। मतलब आपने उसे फिजिकल सिस्टम के मुकाबले आपको वर्चुअलाइज सिस्टम में थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। तो अब चलते हैं कि ये कभी कभी अगर आप उसमें जीपीयू और हाई परफॉर्मेंस टास्क करना चाहते हैं, तो वो आप, मतलब अगर आप उसमें हाई हाई परफॉर्मेंस टास्क को करना चाहते हैं, तो आपको जीपीयू को पास थ्रू करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी नेटवर्क कार्ड्स को भी फिर पास थ्रू किया जाता है कभी कभी। वो अलग अलग केसेस में किया जाता है। और मिसकॉन्फ़िगर्ड हाइपरवाइजर सिक्योरिटी को कम करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये वर्चुअल मशीन जो होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, लेकिन वो ठीक से कॉन्फ़िगर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम ऐसे तरह से कॉन्फ़िगर्ड हो कि आपके एक सिस्टम पर मेलवेयर आया एक वर्चुअल मशीन पर, और वो बाकी सिस्टम पर स्प्रेड कर गया, या फिर आपके एकदम बहुत बुरे केस में आपके मेन सिस्टम पर मेलवेयर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया है तो ये रिस्क हो सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, कि हाइपरवाइजर और ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर ओएस जो है, हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो बेयर मेटल हाइपरवाइजर है। यानी कि वो पूरा का पूरा एक ओएस है, मतलब उसे चलने के लिए एक पूरा का पूरा कंप्यूटर चाहिए, एक पूरा का पूरा सर्वर चाहिए, मतलब उसे चलने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए। विदाउट हार्डवेयर वो नहीं चलेगा। वो एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। और ये बहुत एफिशिएंट भी होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हार्डवेयर है और इसके ऊपर जो है हाइपरवाइजर ओएस है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पर, जैसे ये आप ऑपरेटिंग आपका जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे रन करता है, उसी तरीके से ये रन होता है। और इसके ऊपर अलग अलग वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके उन्हें यूज किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर प्रोक्समॉस, मतलब जो VMware का EXXi है, ESXi, या फिर प्रोक्समॉस वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एक CPNG है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपर वी सर्वर है वो है। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है। तो मतलब अलग अलग हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है सिंपली, जो कि
ये आपको हाई वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट देता है। मतलब ये वर्चुअलाइजेशन करने के लिए ही बना है। और ये किसके लिए ये बेस्ट है? ये है सर्वर्स के लिए, मतलब इंटरप्राइज के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, होम लैब्स के लिए। अपने सिंपली अपने घर में होम लैब बना रहे हैं, उनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए। या फिर जो डेटा सेंटर होता है, मतलब क्योंकि आजकल तो जो और डेटा सेंटर्स में जो स्पीड्स है, जो परफॉर्मेंस है और स्टोरेज का जो नीड्स है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो हाइपर नॉर्मल सर्वर्स को अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और अब भी हाइपर स्केलर्स का यूज किया जा रहा है। हाइपर स्केलर्स का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स के बगैर, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स को यूज करने के जगह एक एक सिंगल सर्वर को, जिस पर बहुत सारे, मतलब जिस पर कोर काउंट्स बहुत ज्यादा होंगे, सीपीयू कोर काउंट्स, और बहुत सारा रैम होगा, और बहुत सारे पीसीआई स्लॉट्स होंगे, ये उन पर वैसे सर्वर्स बनाया जाता है। और उन पर जो है, जो एचबीए कार्ड्स जो है, नेटवर्क कार्ड्स जो है, होस्ट बस एडाप्टर कार्ड्स जो कि स्टोरेज कंट्रोलर्स है, साटा सेस, या फिर जो ट्राई मोड एचबीएस होते हैं उनके लिए एनवीएमई जो सपोर्ट करते हैं, उनको पास वर्चुअल मशीन के अंदर पास थ्रू करके ये अलग अलग वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जाता है। और क्रिएट करने के बाद उन पर जो भी जो सर्विंग करने के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसे रन किया जाता है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन करने से ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू ज्यादा हार्डवेयर की। तो मैंने ये पहले से ही बताया। और ये डेवलपमेंट के लिए भी है। अगर आप एक डेवलपर है, आप एक प्रोग्रामर है, तो आपने कभी ना कभी, अगर तो या तो आप क्लाउड सर्विस को यूज करते हैं, या फिर आप कभी करेंगे कि जो वेब बेस्ड जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं, जो कि आपको फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप एक अपना एक खुद का सर्वर जो है, वर्चुअलाइज सर्वर, आप उसे बनाए। जैसे कि ये अमेजोन वेब सर्विस हो गया, या फिर लिनोड हो गया, या फिर गूगल क्लाउड हो गया, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूर क्लाउड है वो हो गया। तो इससे क्या होता है, तो इन पर आप अपना खुद का सर्वर को बना सकते हैं, मतलब फिजिकल सर्वर नहीं, आप एक वर्चुअल सर्वर को बना सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइपरवाइजर एक उन फिजिकल सर्वर्स पर वर्चुअलाइज करके आप अपना पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके आपको एक वर्चुअलाइज सर्वर आपको दिया जाता है। तो ऐसे ये, हाँ, तो ऐसा होता है कि वर्चुअल हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब आते हैं कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर जो है, जो होस्टेड हाइपरवाइजर है, मतलब कि जो कि आप अपने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप यूज करते हैं। तो इसके इसका फायदा क्या क्या है, मतलब इसका जो फायदा है कि आप अपने जैसे कंप्यूटर को, आपके पीसी को आप जैसा यूज कर रहे हैं कीजिए, और उसी में आप, और उसी के ऊपर आप अपना डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको आप रन कर कीजिए। तो आपको कोई अलग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ आपका सिस्टम ही जरूरत में आएगा, मतलब आपका जो भी लैपटॉप होगा या फिर आपका जो भी पीसी होगा, सिर्फ सिंगल डिवाइस जिसके अंदर आप अपना नॉर्मल काम भी कर सकते हैं, और इन हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्चुअल बॉक्स है, या फिर VMware वर्कस्टेशन है, या फिर पैरेलल डेस्कटॉप है,
QEMU और KVM है लिनक्स के लिए, ये और हाइपर भी है विंडोज 10 और 11 प्रो के लिए। तो इनका बेस्ट यूज है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पर जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट करने के लिए ये किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये एक लैपटॉप है और इसके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर जो है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, और इसके ऊपर जो डेस्कटॉप हाइपरवाइजर है, और इसके ऊपर अलग अलग वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कि वर्चुअलाइजेशन ऑन हाइपरस्केलर्स। मैंने अभी जो कुछ देर पहले बताया, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज करते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स AWS, Amazon वेब सर्विस, Azure क्लाउड, गूगल क्लाउड और लिनोड और बाकी सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज करते हैं, ये वर्चुअलाइजेशन के करके मैसिव स्केल पर वर्चुअल मशीन को रन करते हैं। मतलब इनके सर्वर्स पे, बड़े बड़े सर्वर्स पे बहुत सारे छोटे छोटे हाइपर मतलब हाइपरवाइजर से बहुत सारे छोटे छोटे ये वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया जाता है, और उन वर्चुअल मशीन को और उन वर्चुअल मशीन का एक्सेस आपको दिया जाता है। आप अपना पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके आप अपना सर्वर को यूज कर सकते हैं। मतलब उस उनमें अपना डेवलपमेंट जो है उन्हें रन कर सकते हैं। तो वो क्या यूज करते हैं, वो KVM यूज करते हैं, Zen यूज करते हैं, या फिर उनका जो भी प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है वो। और कस्टम हाइपरवाइजर्स है उनका, तो हाँ, हार्डवेयर असाइन जो वर्चुअलाइजेशन मैंने बताया था कि जो HBA और नेटवर्क कार्ड्स को भी वो लोग मतलब हाइपरवाइजर्स मतलब हाइपरस्केलर्स पर स्टोरेज कार्ड मतलब हाइपरस्केलर्स में जो स्टोरेज जो कंट्रोलर होता है, जो HBA कार्ड्स होते हैं, उनको भी वर्चुअलाइज करके उनको वो मतलब वर्चुअल मशीन पर पास थ्रू किया जाता है। तो जो पूरा का पूरा जो कार्ड का जो कंट्रोल होता है, उस वो उस वर्चुअल मशीन को, असाइन वर्चुअल मशीन को वो पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है उस हार्डवेयर को पूरी तरह से यूज करने के लिए। और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया जाता है ऐसे ही, और स्टोरेज को भी वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा करके तो वो बहुत सारे वर्चुअल मशीन को कंज्यूमर को रेंट पर दिया जाता है। आपको पता ही होगा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको पता होगा कि इनको मंथली या फिर ईयरली तौर पर पे करके आप रेंट पर अपना जो वर्चुअल सर्वर है वो आप खरीद सकते हैं, मतलब रेंट पर ले सकते हैं। ये आइसोलेट होते हैं ईच कस्टमर के लिए। मतलब ये पहला तो जो है वो पहला तो जो है कि वर्चुअल मशीन जो है वो आइसोलेट होते हैं। एक एक जो वर्चुअल मशीन वो एक दूसरे से मतलब कुछ नहीं हो जाएंगे। मतलब एक पर अगर मेलवेयर आ गया तो दूसरे पर कुछ नहीं होगा। और ये एक दूसरे कस्टमर्स के लिए भी ये आइसोलेट होता है। मतलब एक एक कस्टमर पर अगर एक कस्टमर के वर्चुअल मशीन पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्रैश कर गया या फिर मेलवेयर आ गया किसी तरीके से, तो वो दूसरे कस्टमर पर इफेक्ट नहीं करेगा। मेजॉरिटी टाइम वो इफेक्ट नहीं करेगा। और माइग्रेट एयर वर्कलोड ये किया जाता है लाइव, यानी कि आप लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब वो काम हो रहा है, उन पर सर्विस चल रहा है, उसी टाइम पर किसी दूसरे हार्डवेयर पर, दूसरे सर्वर पर या फिर नए सर्वर पर उनको माइग्रेट किया जा सकता है। कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा, ज्यादा टाइम डाउन टाइम नहीं आता है। और ये स्केल बेस्ड डिमांड के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वर्चुअल मशीन है, क्योंकि
तो आप अपना बस हार्डवेयर को मतलब वो बस अपना हार्डवेयर को चेंज कर देंगे और उनको उन वर्चुअल मशीन को वापस ट्रांसफर कर देंगे और उन पर बहुत सारे और वर्चुअल मशीन बना लेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, उनको फिर से रेंट पर दे देंगे। तो ऐसे ये चलता है। और ये मेंटेन अप टाइम और रिलायबिलिटी भी देता है कि इन पर बहुत बहुत रिलायबिलिटी और अप टाइम रहता है। तो इनका जो मेंटेन अप टाइम है और रिलायबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। और क्लाउड इक्वल टू वर्चुअलाइजेशन और ऑटोमेशन और बिलिंग है। मतलब कि ये क्लाउड का एक सिंपल मतलब है कि ये वो अगर क्लाउड है तो उस पर वर्चुअलाइजेशन हो रहा है और उसके ऊपर ऑटोमेशन करके अलग अलग सिस्टम को रन मतलब मैनेज किया जाता है। और उससे ये क्लाउड स्टोरेज जो भी कंज्यूमर है जो भी उनके खरीदते हैं तो उनसे जो सब्सक्रिप्शन के बेस पर पैसे को लिया जाता है। मतलब ये क्लाउड ऐसे ही काम करता है सिंपली। उसमें वर्चुअलाइजेशन है और ऑटोमेशन करके उन एक एक वर्चुअल मशीन को मेंटेन किया जाता है। और बिलिंग मतलब आप पे करिए और आपका जो भी क्लाउड स्टोरेज है या फिर क्लाउड सर्वर है वो आपका रन करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, वर्चुअलाइजेशन ऑन डेस्कटॉप लैपटॉप और होम सर्वर्स पर। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर क्या है कि आप वर्चुअलाइज करके आप विंडोज को लिनक्स के अंदर चला सकते हैं, आप लिनक्स को विंडोज के अंदर चला सकते हैं, आप पेन टेस्टिंग लैब को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए एक अच्छा सा चीज है। आप अपना एक पेन टेस्टिंग लैब क्रिएट कर पाए है। तो ये है। तो और नेक्स्ट है कि डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो आप अपने लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप पर वर्चुअलाइजेशन करके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग एनवायरनमेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप एंड्रॉयड को भी इमुलेशन कर सकते हैं। आप ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सपोर्ट चला गया है या फिर जिसका सपोर्ट अब जाने वाला है लेकिन आप उसको फिर भी यूज करना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आपके मेन सिस्टम पर आगे कोई मैलवेयर ना आ जाए या ऐसे ही ये सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से आप उसे वर्चुअलाइज करके एक वीएम पर चलाइए और आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई कीजिए। तो इससे क्या होगा, पहले तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के उसी ही वर्जन को सपोर्ट करता है तो आप उस केस में उस प्रोग्राम को भी आप यूज कर सकते हैं वर्चुअलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, उसे वर्चुअलाइज करके ओल्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे। तो टूल्स क्या क्या है, टूल्स है वर्चुअल बॉक्स है, VMware वर्कस्टेशन है, QEMU है और पैरेलल्स है। और अब आते हैं कि होम सर्वर पर क्या है। मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जैसे कि एक आपका जो सर्वर है, आपने जो होम सर्वर बनाया है तो उस पर प्रॉक्सिमस हाइपरवाइजर रन कर रहा है और उस पर ट्रूनेस को आपने वर्चुअलाइज करके इंस्टॉल किया है और मतलब वीएम दिया है उसे। वीएम है ट्रूनेस का एक वीएम है या फिर
अनरेड का भी हो सकता है या फिर ओपन मीडिया वर्ल्ड का भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट के आते हैं, उनका अलग अलग वीएम कर दिया है आपने। जो एचबीए कार्ड्स है उनको आपने पास थ्रू कर दिया है, तो उससे क्या होगा, आपका एक नया का वर्चुअल मशीन हो गया। आप दूसरे वर्चुअल मशीन में आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट कीजिए। आप चाहे तो कुछ गेम्स के सर्वर्स को होस्ट किया जा सकता है, तो आप उनको होस्ट कीजिए। या फिर आप सेल्फ होस्टेड अगर आप एप्स को यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप डॉकर कंटेनर्स को चला सकते हैं वर्चुअल मशीन के साथ, ऐसे ही आप। और फायरवॉल्स को भी आप जैसे ही ओपन सेंस और पीएफ सेंस को भी आप वर्चुअलाइज करके अपने होम लैब पर चला सकते हैं। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपना फायरवॉल को वर्चुअलाइज कर दीजिए, लेकिन अगर आप बस टेस्ट करना चाहते हैं कि ये वो कौन सा सेटिंग कौन से काम पे आता है, तो आप और उसे टेस्ट करके उसके बाद अपने फिजिकल फायरवॉल पर उन सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उस केस में आप कर सकते हैं अपने फायरवॉल को जो वर्चुअलाइजेशन करना। तो इसके लिए टूल्स क्या क्या है, प्रॉक्समॉक्स तो मैंने बता दिया, और ESXi होगा, ESXi है, और XCPNG है, KVM है, ये सब है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉपुलर यूज केसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बताया एक कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स के जगह एक सिर्फ बहुत पावरफुल सर्वर, तो उससे क्या होगा, लाइसेंसिंग का कॉस्ट भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो उससे क्या हुआ कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा इंटरप्राइज के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। और होम लैब में और सेल्फ होस्टिंग में भी आप कर सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग वर्चुअल मशीन चल रहे हैं। नैस का एक वर्चुअल मशीन चल रहा है, फायरवॉल का एक वर्चुअल मशीन चल रहा है, मीडिया सर्वर जो है, मतलब कि आपने जो अपने एक सेटिंग बनाया, अपने सेटअप किया कि आपके घर में जितने सारे भी ये मोबाइल्स है उन पर जो भी वीडियोस है, फोटोस है, वो वो दिन के एक टाइम पे या फिर एक हफ्ते में एक दिन एक टाइम पर वो जो है वो उनका जो डेटा है, फोटोस और वीडियोस, वो बैकअप होके आपके नेस के वर्चुअल मशीन पर बैकअप हो जाएगा। और आप उसे बाद में उन फोटोज और वीडियोस को जो आपने कैप्चर किया था, मतलब कैप्चर हुआ था, तो आप उनको बाद में अपने किसी भी और दूसरे फोन पर या फिर टीवी पर या फिर कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर ऐसे स्ट्रीम कर सकते हैं। इस तरह से आप एक मीडिया सर्वर बना सकते हैं कि आपके वो जो फोटोज और वीडियोस है वो अलग अलग डिवाइसेस पर चला जाए। जैसे आप कर सकते हैं, आप अलग अलग वर्चुअल मशीन को भी रन कर सकते हैं, आप कंटेनर्स को भी रन कर सकते हैं, ऐसे ही। और सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के लिए है, जैसे कि आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाया और वर्चुअल मशीन के बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसका जो है एक स्नैपशॉट को बनाकर रख दिया। तो अब वो स्नैपशॉट बनाकर रखने की वजह से क्या हुआ कि अब आप उसमें जो भी टेस्टिंग करेंगे, जो भी इंस्टॉल करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर मशीन क्रैश कर गया या फिर मेलवेयर आ गया, तो आप सिंपली स्नैपशॉट से पिछले रिस्टोर पॉइंट पर चले जाएंगे। मतलब आपने जब जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था, आप उस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे, बस हो गया। और सिक्योरिटी रिसर्च की आइसोलेटेड एनवायरमेंट्स में मैलवेयर को टेस्टिंग करने के लिए, मतलब कोई मैलवेयर है, आपको पता है कि वो मैलवेयर है, लेकिन वो मैलवेयर क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या चीजों का
एक्सेस लेता है या फिर क्या क्या चीजें मॉडिफाई करता है, कौन से रूट से वो क्या क्या कर रहा है करता है। तो उसको एनालिसिस के लिए भी आप वर्चुअलाइजेशन एक अच्छा सा यूज केस है, वर्चुअलाइजेशन करना। और रनिंग लीगेसी सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया था कि पुराने प्रोग्राम जो कि सिर्फ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करते हैं, वो रन कर रहे हैं एक वर्चुअल मशीन के ऊपर। आप जीपीयू को पास थ्रू कर दीजिए एक वर्चुअल मशीन पर, तो आप उसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं या फिर एआई को, लोकल एआई को रन कर सकते हैं ऐसे ही। और क्लाउड कंप्यूटिंग, हाँ, जैसे कि जैसे कि जो सारे के सारे क्लाउड, ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर जो है, AWS का जो EC2 है, उससे जो एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट जो का जो अजूर क्लाउड VM है, या फिर जो गूगल क्लाउड है, और लिनोड का जो सर्वर्स होता है आते हैं, वर्चुअल सर्वर, उन सब में वर्चुअलाइजेशन को यूज किया जाता है। और ऐसे वर्चुअलाइजेशन को यूज करके छोटे छोटे वर्चुअल मशीन या फिर एक वर्चुअल मशीन को, वर्चुअल सर्वर्स को यूजर्स को दिया जाता है रेंट पर। तो अब आते हैं नेक्स्ट की शॉर्ट समरी। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन इक्वल टू एक हार्डवेयर और बहुत सारे आइसोलेटेड सिस्टम जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। और ये किस काम पे आता है? ये कॉस्ट सेविंग करता है, एनर्जी एफिशिएंट है, ये फ्लेक्सिबल है, आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज में भी यूज होता है। ये आप हर जगह पर आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से या फिर आपका होम सर्वर्स, डेटा सेंटर्स पर भी ये यूज होता है। और हाइपर स्केलर्स पर भी ये बहुत यूज होता है, मतलब हाइपर स्केलर्स को तो बना ही जाता है ऐसे वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। और हाइपरवाइजर और हाइपरवाइजर्स वो ओएस लेवल भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉक्समॉक्स हो गया या फिर VMware का ESXi हो गया। ऐसे अलग अलग जो आते हैं। और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी हो सकता है, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स या फिर जो VMware वर्कस्टेशन, ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने सीख लिया कि कैसे वर्चुअलाइजेशन कैसे काम आता है, और वर्चुअलाइजेशन कैसे होम सर्वर से लेकर एंटरप्राइज पर यूज होता है। तो आप आपने ये सब कुछ समझ लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा सब्सक्राइब का एम है 500 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज उसे कंप्लीट कर दीजिएगा।